इंडिया में कुल कितना ब्लैक मनी है पता है? पूरे 20 लाख करोड़ रुपए। इंडिया कोई गरीब देश नहीं है मामा। इसकी सारी दौलत काले धन के रूप में छुपा दी गई है। इसलिए कितना ऊंच नीच का भेद है देखो। रिच गेट्स रिचर एंड पुअर गेट्स पुअरर। अमीर और अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब। हमारा देश गरीबी की चपेट में है। इसकी यही वजह है, ये काला पैसा। 16 नवंबर 2010 कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि कैग, जो कि सुप्रीम बॉडी है ऑडिटिंग की इंडिया में, उसकी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसमें यह कहा गया कि 2G लाइसेंसेस और 2G स्पेक्ट्रम ऐरे गहरे दामों पे दे दिया गया है और इसकी वजह से 1,76,000 करोड़ का नुकसान हुआ है भारत सरकार को। विनोद राय, जो कि उस समय के अध्यक्ष थे कैग के, उन्होंने ये खुलासा किया। 1,000 करोड़ रुपए का चूना 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी में दरअसल गड़बड़ियां पाई गई थी और ये कहा गया था कि देश को इससे 1,76,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और जो उस समय के टेलीकॉम मिनिस्टर थे ए राजा, उनके ऊपर ये आरोप लगा कि उन्होंने सारे नियमों की धज्जियां उड़ा दी, सब नियमों को ताक पे रखकर ये सब किया। ये जो कंपनीज थी जिनको ये सब दिए गए 2G लाइसेंसेस और 2G स्पेक्ट्रम का एलोकेशन किया गया, ये कंपनीज भी शेल कंपनीज थी, यानी कि फर्जी कंपनीज। इन्होंने डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन फैलाया, इन्होंने गलत जानकारी दी और तब ये सब इन्होंने 2G लाइसेंसेस और स्पेक्ट्रम का इन्होंने बेसिकली एलोकेशन प्राप्त किया। ए राजा के ऊपर काफ़ी सारे आरोप लगे और उन पे ये भी आरोप लगा कि टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने लॉ मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री और ट्राई के सारे नियमों को ताक पर रख दिया। और बेसिकली ये जो सब कंपनियां थी जिनको, जो शेल कंपनीज थी जिनको 2G स्पेक्ट्रम का एलोकेशन हुआ, उन्होंने बाद में कुछ ही समय में फॉरेन कंपनीज और एंटिटीज को अपने एक सिग्निफिकेंट स्टेक्स बेचे और एक हाई प्रीमियम और एक हाई मुनाफा कमाया। और ये जो 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला हुआ था, उस समय ये जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे 2G स्पेक्ट्रम का एलोकेशन किया था ए राजा ने, टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने, वो 2001 के प्राइसेस पे किया था, ना कि 2008 के प्राइसेस। देखिए, आप में से बहुत से लोगों ने चारा घोटाला के बारे में सुना होगा, वाटर स्कैम। ये जो घोटाला था ये 1970s से चल रहा था बिहार में। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट्स इन्वॉल्व थे, जैसे कि चाईबासा था, दुमका था, जमशेदपुर था, ये सब सदर्न बिहार में थे उस समय और ये आजकल झारखंड में है। ये जो घोटाला था ये बेसिकली पूरा एक नेक्सस बन चुका था ब्यूरोक्रेट्स और ऑफिशियल्स के बीच में, जो कि इन्फ्लेटेड बिल्स, फेक बिल्स जनरेट कर रहे थे एनिमल हस्बेंड्री, लाइफ स्टॉक, मेडिसिन, इनके नाम पे। ये घोटाला बताया जाता है कि 950 करोड़ का था। जगन्नाथ मिश्रा, जो कि चीफ मिनिस्टर थे 1977 में, पहली बार उनके सामने ये घोटाला सामने आया। हालांकि 1919 में जब लालू प्रसाद यादव चीफ मिनिस्टर बने, उनको भी इस घोटाले के बारे में पता चल चुका था, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और 1996 में ये घोटाला पूरी तरह से फैल चुका था और तब जाकर ये मीडिया में आया, तब जाकर ये देश के सामने आया। और उसके बाद फिर जैसे कि आपको पता ही है कि सज़ा वगैरह होनी शुरू हुई, केसेस बने, केसेस चले लालू प्रसाद यादव एंड फैमिली के ऊपर। देखिए, करप्शन एक बहुत ही बड़ा इशू रहा है इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस। 1985 में कालाहांडी उड़ीसा में राजीव गांधी ने यह कहा था कि हम केंद्र से 1 रुपया छोड़ते हैं और जब तक वो गरीब के पास पहुंचता है वो सिर्फ 15 पैसे बचते हैं, बाकी का सारा पैसा इधर उधर भ्रष्टाचार में चला जाता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो कि एक एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन है, उनका एक पेपर पब्लिश हुआ था, द इम्पैक्ट ऑफ करप्शन ऑन ग्रोथ एंड इनइक्वालिटी, और उसमें उन्होंने काफी कारण बताए थे कि किस तरह से करप्शन एक देश के लिए कितना घातक होता है। देखिए, इसके काफी सारे आपको आयाम दिखेंगे, जैसे कि इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी। जहां पे घोटाला होगा, करप्शन होगा, वहां पे प्रोडक्शन कॉस्ट रेज होंगी और इन्वेस्टमेंट जो होगा एक कंपनी को, एक ऑर्गेनाइजेशन को, वो कम होगा। इसी तरह से करप्शन से पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को बहुत बढ़ावा मिलता है। अमीर अमीर होता जाता है और एक गरीब गरीब होता जाता है। इसी तरह से पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, जहां पर भी ये करप्शन होता है, वो डिसफंक्शनल हो जाते हैं। वहां पे काम करना ही बंद कर देते हैं लोग, वहां पे करप्शन चलता रहता है और एक ऑर्गेनाइजेशन का पूरी तरह से बंटाधार हो जाता है और एक पूरे सिस्टम को जन्म देता है कि जहां पर डिसफंक्शनैलिटी होती है, एक रिग्ड सिस्टम होता है और यहाँ पर पूरी तरह से पॉलिटिकल पैटर्नेज दी जाती है। आइए बात करते हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट की, कि किस तरह से करप्शन से भारी नुकसान होता है एक देश की अर्थव्यवस्था को। देखिए, इंडिया में हर साल बहुत सारे लोग टैक्स इवेजन करते हैं, यानी ब्लैक मनी, और इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है गवर्नमेंट को, रेवेन्यू को। इंडिया में एक रिपोर्ट आई थी स्टेट ऑफ टैक्स जस्टिस 2020 में, और उसमें उन्होंने ये कहा था कि इंडिया में हर साल $10 बिलियन से ज्यादा लोग टैक्स इवेड करते हैं।
$10 बिलियन, और जिसमें से $10 बिलियन तो MNCs होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज, जो कि टैक्स इवेजन करती है, और तकरीबन $200 मिलियन प्राइवेट इंडिविजुअल्स। तो ये कितना बड़ा आंकड़ा, आप खुद सोच के देखिए। हर साल $10 बिलियन, तकरीबन 80,000 करोड़ रुपए, 80,000 करोड़। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया, जो कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का इंडिया विंग है, उन्होंने एक सर्वे किया था, इंडिया करप्शन सर्वे। अब ये सर्वे एनुअल होता है, तो 2019 में उन्होंने ये सर्वे किया, और ये 20 राज्यों में उन्होंने सर्वे किया था। तो उसमें ये पता चला कि 51% लोग ऐसे हैं इंडिया में जिन्होंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली घूस दी है, ब्राइब दी है, और 26% लोग इसमें वो थे कि जिन्होंने लैंड इश्यूज और प्रॉपर्टी इश्यूज के ऊपर ब्राइब दिया, ऑफिशियल्स को, ब्यूरोक्रेट्स को, 26% लोग। और 50% से ज़्यादा वो लोग थे जिन्होंने किसी ना किसी तरीके से ब्राइब दिया अपने जीवन में। इसी तरह से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक और रिपोर्ट आई थी, जिसमें इन्होंने प्रॉपर एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया था। देखिए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का एक हर साल इंडेक्स आता है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, और ये वो 1995 से पब्लिश करते आ रहे हैं। तो उन्होंने एक रिलेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश करी CPI यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स और GDP ग्रोथ, GDP फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसको लेके। तो जो उनसी कंट्री जितनी लीस्ट करप्ट होगी उसका उतना ही CPI हाई होगा, ठीक है। तो उन्होंने ये पता किया, और ये सारा जो सर्वे था ये 1995 से लेके 2019 के बीच में इन्होंने प्रॉपर डेटा के ऊपर एनालिसिस किया, प्रॉपर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो उन्होंने उसमें ये पता किया कि जितना हाई CPI होगा, मतलब एक कंट्री जितना लीस्ट करप्ट होगी, उतना ही उसमें ज़्यादा FDI इन्फ्लो आएगा, GDP ग्रोथ उसकी ज़्यादा होगी, और उसकी GDP भी ज़्यादा होगी। तो इन्होंने प्रॉपर स्टैब्लिश किया था उस रिपोर्ट में। तो इसका एक एविडेंस, तो एक स्टैटिस्टिकल एविडेंस तो है ही है, जो कि इसमें रिपोर्ट में स्टैब्लिश हुआ। साथ में ही जो परसेप्शनल एविडेंस होता है, जो एम्पिरिकल एविडेंस है, वो भी सबके साथ में। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि करप्शन से इकोनॉमिक ग्रोथ, आपकी GDP, सब कुछ रिलेटेड होता है, सब कुछ A to Z। अगर आपका कंट्री करप्ट रहेगा, वहाँ पे करप्शन कम नहीं होगी, वहाँ पे सिस्टमैटिक फेलियर्स रहेंगे, तो आपकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही मिनिमल होगी, वो फुल पोटेंशियल से ग्रो नहीं करेगा, उसकी GDP ग्रोथ कम रहेगी। हमें तो ये भी नहीं पता कि ब्लैक मनी, जो टोटल मनी है टैक्स इवेजन से, वो कितना बाहर है। स्विट्जरलैंड में, मॉरिशियस में, टैक्स हेवंस जितने भी हैं वर्ल्ड में, कहाँ कहाँ कितना बाहर है। कोई कुछ एस्टिमेट देता है, कोई कुछ एस्टिमेट देता है, कोई 20 लाख करोड़ बताता है, कोई 100 लाख करोड़, कोई 200 लाख करोड़। आज तक इसका नियर अबाउट एस्टिमेट किसी को नहीं पता है। तो देखिए, करप्शन सब कंट्रीज़ के लिए इशू है ही, लेकिन इंडिया जो कि एक डेवलपिंग कंट्री है, उन कंट्रीज़ के लिए बहुत बड़ा इशू है। इंडिया हो गया, चाइना हो गया, नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गए, बहुत बड़ा इशू है इन कंट्रीज़ में करप्शन। तो अगर हमें करप्शन पे लगाम लगानी है तो इसके लिए बहुत जल्दी ही हमें कुछ उपाय ढूंढने पड़ेंगे। हालांकि आजकल इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डिजिटल हो चुकी है, ऑनलाइन काफ़ी काम हो रहे हैं, तो इससे करप्शन पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है, इम्पैक्ट आता है, करप्शन कम भी होता है। लेकिन अभी भी जो बेस है वो अगर आप देखेंगे रूरल एरियाज़ में या टाउन्स में, जहाँ पे इतना डिजिटल इकोनॉमी नहीं है, वहाँ पर अभी भी करप्शन पूरा है। तो यहाँ पे सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। फिलहाल के लिए अभी इतना ही। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।